हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू पाथफाइंडर्स एकेडमी फॉर CAPF। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने फिलहाल एक नया कोर्स लॉन्च किया जिसका नाम है फास्ट ट्रैक कोर्स। उसके अंदर हम फिलहाल हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। सो लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट एकेडमी। इन 2018 देयर वर 120 selections from our academy in CAPF services. This is photo of our mentor Dr. Prashant Jagtap. He is ex-assistant commandant of the CISF. About him, he is a passionate teacher, professional soldier, and qualified doctor and psychologist. He is an MBBS MA Psychology by qualification and pursuing MA Security and Defense Laws from Nalsar University of Law. He is author of 3 best-selling books for CAPF Assistant Commandant preparation for McGraw-Hill publications. He joined CISF in 2014 after cracking UPSC CAPF Assistant Commandant in 2012 with All India rank 80. He has served in CISF for 5 years as Assistant Commandant. He has previously worked as medical officer on class 1 rank with Government of Maharashtra and assistant lecturer in forensic medicine in RCSM Government Medical College, Kolhapur, Maharashtra. This is little information about me. My name is Utkarsh Tambore. I have 2+ years of the experience of both teaching in offline and online coaching, and I am preparing for the UPSC Civil Service examination with history as an optional subject. So last lecture में हमने देखा था how there were multiple missions or the plans created by the British to keep India under their dominion, but Indians जो थे वो determined थे to gain full independence, और अल्टीमेटली ब्रिटिश जो थे उनको माउंट बैटन प्लान, जो लास्ट वाला प्लान था, तो उसके लिए हमने 2 अल्टरनेट नेम भी देखे थे माउंट बैटन प्लान के लिए. सो द ब्रिटिश क्राउन और द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द UK सेंट Lord Mountbatten to convince Indians and ultimately to get India's dominion status and bifurcate the Indian territory into 2 dominions. एक था पाकिस्तान, दूसरा था इंडिया. ओके, तो ये 2 अलग नए डोमिनेंट क्रिएट किए गए थ्रू माउंटबैटन प्लान. उसी का अल्टरनेट नाम क्या है? डिकी बर्ड प्लान और द प्लान बाल्कन, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था. तो आज हम देखेंगे हाउ द एजुकेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश, स्पेशली ड्यूरिंग द ब्रिटिश, डेवलप्ड इन द इंडिया. वो भी इस लेक्चर में हम देखेंगे. ओके, सो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया. फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया देयर वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कलकत्ता मदरसा बाय वॉरेन हास्टिंग. सभी को पता है ही वॉज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन 1781 टू स्टडी इस्लामिक लॉज एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स. अब ये इस्लामिक लॉज जो थे उस टाइम पे मेनली आइदर पर्शियन लैंग्वेज में होते थे या फिर उर्दू लैंग्वेज में होते थे. ओके, देन सेकंड वाज द संस्कृत कॉलेज विच वाज स्टार्टेड बाय जॉनसन डंकन. ही वाज अ रेसिडेंट ऑफ बनारस. ये आपको पता होना चाहिए. रेसिडेंट नाम की एक कंसेप्ट होती है, यानी कि एक ऐसा ब्रिटिश ऑफिशियल होता था या फिर ब्रिटिश पर्सन होता था जो हर एक सिटी में रहता था, स्पेशली जहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स होते थे. तो वहाँ पे परमानेंटली ये ब्रिटिश रेसिडेंट जो था वो वहाँ पे रहता था, और जो प्रिंसेस थे उस टाइम पे इंडिया के नेटिव प्रिंसेस, उन पे इनडायरेक्टली वॉच रखता था और कंट्रोल रखता था, और अल्टीमेटली वो ईस्ट इंडिया कंपनी को हमेशा रेगुलर रिपोर्टिंग भी करता था. तो उनको कहा जाता था रेसिडेंट्स. ओके, सो ही वॉज वन ऑफ द रेसिडेंट ऑफ बनारस इन 1791. ही स्टार्टेड संस्कृत कॉलेज टू स्टडी हिंदू लॉज एंड फिलोसॉफीज. इसमें मेनली मनुस्मृति वगैरह वो स्मृति आते हैं, एंड फिलोसॉफीज यानी कि जो हमारे हिंदुज़म में इंडिया के रिलीजन के 6 फिलोसॉफीज हैं जिनको कहा जाता है शहादवाद. ओके, 6 फिलोसॉफीज. तो वो इंडिया की हिंदुज़म की जो फिलोसॉफीज है उसकी स्टडी करने के लिए भी इसने संस्कृत कॉलेज नाम का कॉलेज चालू किया था. देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फोर्ट विलियम कॉलेज विच वॉज स्टार्टेड बाय लॉर्ड वेलेस्ली in 1800. He was also गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. ओके, तो इसने फोर्ट विलियम नाम की जो प्लेस थी, जो कलकत्ता में ब्रिटिशर्स ने फोर्ट विलियम नाम का एक फोर्ट तैयार किया था, वहाँ पे कॉलेज निकाला था जिसका नाम था फोर्ट विलियम कॉलेज बाय लॉर्ड वेलेस्ली. किस चीज़ के लिए? फॉर ट्रेनिंग ऑफ अ सिविल सर्वेंट्स. जो इंडियंस थे उस टाइम पे, तो उनको इंडियंस को ब्रिटिश आइडियोलॉजी में कन्वर्ट करने के लिए ये सिविल सर्विस ट्रेनिंग दी जाती थी. और वो ट्रेनिंग के लिए जो कॉलेज था वो फोर्ट विलियम ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने निकाला था. इन कंपनीज लैंग्वेज एंड कंपनीज कस्टम्स, क्योंकि इंडियंस को कंपनी के लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंपनी के जो कस्टम्स थे, उनके जो कन्वेंशंस थे वो फेमिलियर नहीं थे, तो उनको फेमिलियरिटी लाने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज का वहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ था.
बाद में क्या हुआ, ये फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ये कैंसिल कर दिया गया और यही जो है फोर्ट विलियम का जो डेजिग्नेशन था वो यूके के एक दूसरे कॉलेज में दिया गया था। और उसके बाद जो भी सिविल सर्वेंट होते थे तो वो यूके जाते थे स्टडी करने के लिए या फिर ट्रेनिंग करने के लिए, वो फोर्ट विलियम में नहीं आते थे। ओके, तो अभी जो इंडिया का एजुकेशन था उसमें सबसे बड़ा माइलस्टोन जो आता है वो आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। उसके अंडर क्या था, द चार्टर एक्ट प्रॉमिस टू एनकरेज लर्न इंडियंस एंड प्रोमोटिंग मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज इन द कंट्री। इस टाइम पे क्या था, इंडियंस जो थे वो मेनली मल्टी स्टेट टेरिटरी होने की वजह से आपस में ज़्यादा लड़ रहे थे, वहाँ पे साइंटिफिक नॉलेज ज़्यादा इवॉल्व नहीं होता। अगर इसके अगेंस्ट अगर देखेंगे तो यूरोप में क्या हुआ था, वहाँ पे वॉर्स थे पर वहाँ की सोसाइटी जो थी भले वो मल्टी स्टेट थी वहाँ पे, पर वहाँ पे एक स्टेबिलिटी आ चुकी थी और स्टेबिलिटी आने के बाद वहाँ पे साइंटिफिक नॉलेज का एक्सपेंशन चालू हुआ था। ओके, पर यहाँ पे उस टाइम पे क्या हो रहा था, कंटिन्यूसली वॉर्स ही हो रहे थे एंड दैट्स वाई चार्टर एक्ट में ये प्रोविजन डाला गया था। उसके बाद एक्ट डायरेक्टेड कंपनी टू सैंक्शन 1 लाख रुपी एन्यूअली फॉर एजुकेशन। उस टाइम पे टोटल इंडिया में जो भी एजुकेशन होना चाहिए स्पेशली अंडर द टेरिटरी ऑफ द कंपनी, तो 1 लाख रुपी एनुअली उसके लिए कंपनी ने एक्सपेंडिचर करना चाहिए, ये ऐसा एक्ट ने बोला था पर एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं। 1 लाख रुपी कभी भी इंडिया के एजुकेशन को नहीं दिए गए स्पेशली बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। मीनवाइल राजा राम मोहन रॉय अलाउड टू सेटअप कलकत्ता कॉलेज इन 1817 में राजा राम मोहन रॉय ने कलकत्ता कॉलेज चालू किया था। देन गवर्नमेंट सेटेड अप 3 संस्कृत कॉलेजेस। कहाँ पे थे वो लोकेशन, एक था कलकत्ता में, दूसरा दिल्ली में, तीसरा आगरा में। ओके, यहाँ पे हमने देखा था फर्स्ट संस्कृत कॉलेज जो डंकन ने चालू किया था। उसके बाद विथ डेविड हैरे राजा राम मोहन रॉय एस्टेब्लिश्ड हिंदू कॉलेज। कब, 1817 में, सेम ईयर में जब उन्होंने कलकत्ता कॉलेज भी चालू किया था। एंड आफ्टर अराउंड 10 ईयर्स 1827 में उन्होंने एक दूसरा कॉलेज निकाला जिसका नाम है वेदांता कॉलेज। सबसे पहले था हिंदू कॉलेज, दूसरा था वेदांता, सीक्वेंस में कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, सबसे पहले हिंदू 10 साल पहले यानी कि 1817 में, उसके बाद 1827 में वेदांता कॉलेज। इसी टाइम पे देयर वाज अ स्टार्टिंग ऑफ न्यू कमिटी जिसका नाम था जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शंस। ये कमेटी क्या करती थी, मेनली एजुकेशन सेक्टर के लिए जो भी रिकमेंडेशंस होते थे ये रिकमेंडेशंस देने का काम करती थी। ओके, जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शंस। तो इसके बाद हुआ क्या, एजुकेशन में बहुत सारे चेंजेस आने लगे और उसकी वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और इंडिया में जो यूरोपियन स्पेशली ब्रिटिश रहते थे तो उनमें 2 डिवीजन पड़ गए। कुछ लोग थे जिनको इंडिया का कल्चर बहुत ज़्यादा पसंद था और उनका बोलना था कि इंडिया का कल्चर बहुत ज़्यादा एंशंट है, एंशंट दैन द ब्रिटिशर्स। तो वो लोग जो इंडिया के फेवर में थे उनको कहा जाता था ओरिएंटलिस्ट। और जो लोग इंडिया को कहते थे कि दिस इज अ ट्राइबल सोसाइटी, दिस इज द प्रिमिटिव सोसाइटी और द स्नेक चार्मर्स सोसाइटी, यानी कि इन शॉर्ट अगर कहा जाए जो इंडिया के नेटिव आइडेंटिटी को अपोज करते थे उनको कहा गया एंग्लिसिस्ट। तो देयर वर द 2 डिविजन्स, ओरिएंटलिस्ट, एंग्लिसिस्ट। ओरिएंटलिस्ट कौन थे, विलियम जोन्स, पता ही है हमें। देन जेम्स प्रिंसेप, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने वाला बंदा। ओके, तो ये वाले लोग थे और इनका बोलना क्या था, जो भी ब्रिटिश एजुकेशन देंगे इंडिया में वो मेनली वोकेशनल टाइप का होना चाहिए, यानी कि वो एजुकेशन को लेने के बाद इंडियन जो है वो जॉब करने के लिए कैपेबल होने चाहिए, उनका एजुकेशन वोकेशनल होना चाहिए। और एंग्लिसिस्ट कौन थे, जिनका बोलना था मेनली कि वेस्टर्न एजुकेशन और द वेस्टर्नाइजेशन कैन चेंज इंडिया। मेनली उनमें थे राजा राम मोहन रॉय, अलेक्जेंडर डफ जैसे लोग। ओके, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैक्यूलेज माइन्यूट, एंड दिस माइन्यूट स्टार्टेड द इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। मतलब इसने एक्चुअल में बेस तैयार किया था। कब, 1835 में आया था मैक्यूलेज माइन्यूट। मैक्यूले इनका और एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडिया का, वो था IPC, इंडियन पिनल कोड। वो जो कंस्ट्रक्ट हुआ था ये इन्हीं के रिकमेंडेशंस पे कंस्ट्रक्ट हुआ था। ओके, देन ये जो बंदा था मैक्यूले, इन्होंने क्या किया, ही फेवर्ड द एंग्लिसिस्ट। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो ही फेवर्ड द वेस्टर्नाइजेशन ऑफ द इंडियन सोसाइटी एंड इंडियन कल्चर। देन ही सेड देयर शुड बी ए लिमिटेड रिसोर्सेस टू बी डिवोटेड टू एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन पे का ध्यान मत दो,
अपना अपना प्रॉफिट देखो पहले, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इस टाइम पे मेनली ट्रेडिंग कंपनी थी और इनके लिए प्रॉफिट जो था वही इंपॉर्टेंट था, यही अल्टीमेट था। तो मैकॉले ने क्या कहा, लिमिटेड रिसोर्स दे दो, ज़्यादा एजुकेशन पे फोकस मत करो, एजुकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, ये बंदे ने कहा था। और इसी पे जो बेस था, बाद में हम देखेंगे मैग्ना कार्टा ऑफ द एजुकेशन कहा जाता है, वो वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है, वो हम आगे देखेंगे। तो एजुकेशन ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज, दिस बिकेम द बेसिक पॉइंट फॉर द क्रिएशन ऑफ द नेक्स्ट लॉ, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहते हैं। ओके, उसके बाद ये बंदे ने कहा था देयर शुड बी अ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन ऑफ द एजुकेशन, यानी कि क्या, फॉर एग्जांपल अगर कोई माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, यानी कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उस टाइम पे एजुकेशन लेने के लिए कैपेबल थे, उनके पास पैसा था, उनके पास ऑलरेडी घर में कोई ना कोई पड़ा हुआ था, तो ये जो छोटे और द स्मॉल कम्युनिटी है या फिर माइक्रोस्कोपिक कम्युनिटी है, तो ब्रिटिशर्स ने क्या करना चाहिए, ब्रिटिशर्स ने पहले इनको एजुकेशन देना चाहिए। तो उसके बाद होगा क्या, ये ऑलरेडी सीख जाएंगे, यानी कि दे विल बी द लर्न पर्सन्स। तो उसके बाद वो क्या करेंगे, उनके पास जो एजुकेशन मिलेगा वो एजुकेशन को डाउनवर्ड, जो एक्चुअल मास बेस है इंडिया का, जो मेनली इलिटरेट है, तो ये पूरे मास बेस को वो क्या करेंगे, डाउनवर्ड फिल्टर करेंगे, उन्होंने जो भी पढ़ा है। ओके, उनकी जो भी स्टडी होगी वो डाउनवर्ड फिल्टर हो जाएगी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करना है, स्मॉल माइक्रोस्कोपी को पहले पढ़ाना है और बाद में उनका काम है कि वो मासेस को पढ़ाएंगे बाद में। सो दिस थ्योरी वाज कॉल्ड एज डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ओके, और इसकी वजह से इंडिया का बहुत सारा नुकसान भी होता है। इससे पहले क्या होता था, इंडिया में गुरुकुल नाम की एजुकेशन सिस्टम थी, तो इसमें क्या होता था, मास बेस्ड एजुकेशन होता था। यहाँ पे कोई भी अपर हायर कोई भी क्लास से बिलोंग करता हो, वो सब यहाँ पे इक्वल थे। तो आफ्टर द मैक्यूलेज माइन्यूट ये सिस्टम कोलैप्स करने लगा। क्यों, क्योंकि अर्लियर क्या होता था, इंडिया के किंग्स वगैरह इसको सपोर्ट देते थे, पैसा देते थे। तो उसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके जो फाइनेंशियल सपोर्ट था वो सपोर्ट ब्रेक कर दिया या फिर स्टैग्नेट कर दिया। तो उसकी वजह से ये जो गुरुकुल सिस्टम था ये क्रश होने लगा, और अल्टीमेटली डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो है उसको जस्टिफाई करके वो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को यहाँ पे प्रमोट करना चालू कर दिया था बाय द ब्रिटिशर्स। देन ही ऑल्सो प्रपोज द क्रिएशन ऑफ मार्केट इन इंडिया। क्यों, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द ट्रेडिंग कंपनी, तो उसको ऑब्वियसली मार्केट तो चाहिए। तो रॉ मटेरियल भी इंडिया से ही लो, और वही रॉ मटेरियल फाइनल गुड होने के बाद इंडिया के मार्केट में बेचो। ये वाली थ्योरी जो थी वो यहाँ से इवॉल्व होने लगी, यानी कि रॉ मटेरियल भी इंडिया का, मार्केट भी इंडिया का, दोनों भी इंडिया का, और प्रॉफिट बीच में किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। ओके, देन उसने एक डायलॉग कहा था, जो भी इंडिया के लोग होंगे वो इंग्लिश एजुकेशन सीखने के बाद कैसे होंगे, इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, ओपिनियन, मोरल एंड इंटेलेक्ट। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो सोशियो इकोनॉमिकली एंड रिलीजियसली जो ब्रिटिश थे वो इंडियंस को चेंज करना चाहते थे थ्रू इंग्लिश एजुकेशन। पर अल्टीमेटली हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन तो लिया पर इन्हीं का एजुकेशन इन्हीं के खिलाफ यूज़ किया, यानी कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ यूज़ किया। ओके, स्पेशली जो फ्रीडम मूवमेंट थी उसमें स्पेशली मेन जो कंपोनेंट था वो था इंग्लिश एजुकेशन का। जो इंडियन नेशनलिस्ट थे वो इंग्लिश में पढ़ते थे, इंग्लिश में सीखते थे, इंग्लिश में अंडरस्टैंड करते थे, और जो ब्रिटिश लैंग्वेज थी उन्हीं के लैंग्वेज के मदद से वो उन्हीं के खिलाफ अपना कैंपेन चलाते थे। ओके, तो इसके बाद क्या हुआ, हमने देखा था चार्टर एक्ट 1813 में देयर वाज द प्रोविजन फॉर द 1 लाख रुपी दैट शुड बी डोनेटेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द एजुकेशन इन इंडिया। पर इसका बाद में क्या हुआ, 1833 का जो चार्टर एक्ट था, जो सेकंड चार्टर एक्ट है, तो वो थर्ड चार्टर एक्ट, तो उस चार्टर एक्ट में कहा गया कि इंस्टेड ऑफ 1 लाख रुपी 10 लाख रुपी दे दो। ओके, फिर भी ये जो 10 लाख रुपए ये पूरे के पूरे कभी भी इंडिया के एजुकेशन को नहीं मिले, इसका आइदर आधा या फिर कभी कभी पूरा भी नहीं मिलता था। ओके, तो उसकी वजह से देयर वाज आल्सो अ रिडक्शन इन द मास बेस्ड एजुकेशन जो अर्लियर इंडिया में प्रिवेल होता था। उसके बाद वन ऑफ द सिग्निफिकेंट थिंग एफर्ट ऑफ द थॉमसन नाम का एक बंदा था, ही वाज एक्चुअली ऑफिसर ऑफ द सिंध रीजन। सिंध रीजन में इसकी पोस्टिंग थी और वहाँ पे ये बंदे ने कुछ रिफॉर्म्स किए थे। इसका टाइम पीरियड 1843 टू 1853। ही डेवलप द कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर एजुकेशन थ्रू वर्नेकुलर मीडियम। ये जो थॉमसन बंदा था
ये बंदे ने वर्नेकुलर मीडियम को सपोर्ट दिया था। भले ही मैक्यूले ने कहा है कि इंग्लिश एजुकेशन होना चाहिए ओनली, पर ये बंदे का बोलना था वर्नेकुलर एजुकेशन में एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना। He also started the indigenous subjects like agriculture. Okay. Then he trained personnel for newly established revenue department and public work department, जिसको हम शॉर्ट में PWD डिपार्टमेंट कहते हैं। तो ये बंदे ने क्या किया था, जो लोग थे तो उनको नए जो ऑफिसेस थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एंड पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD डिपार्टमेंट, तो उसके लिए ट्रेनिंग भी दी थी और स्पेशली स्टार्टिंग वर्नेकुलर से की थी और बाद में स्लोली जहाँ पे ऑफिशियल वर्क होगा वहाँ पे इंग्लिश पे शिफ्ट हुआ था। ओके, सो दिस वर द एफर्ट्स ऑफ द थॉमसन। उसके बाद देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, द माइलस्टोन ऑफ द इंडियाज एजुकेशन, वुड्स डिस्पैच। कब आया था ये? 1854 में। दिस इज कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया और इसका बेस क्या था? मैक्यूलेज माइन्यूट। द गवर्नमेंट should take responsibility of the education of masses and repudiate downward filtration theory, ऐसा कहा गया था वुड्स डिस्पैच के अंदर। यानी कि जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी मैक्यूले ने प्रपोज की थी, वुड्स का बोलना था कि वो निकाल दो, वो डिस्कार्ड कर दो, एंड गवर्नमेंट ने जो मास एजुकेशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, ऐसा इसका बोलना था। एटलीस्ट ये जो प्रोविजन था, यानी कि फर्स्ट प्रोविजन, ये जो फर्स्ट प्रोविजन है ये एटलीस्ट पेपर पे पहली बार तो आया था, इससे पहले ये कभी भी नहीं आया था। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो मास एजुकेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ये इससे पहले कभी भी बोला नहीं गया था। फॉर द फर्स्ट टाइम दिस वाज सेड इन वुड्स डिस्पैच, बट ये ओनली पेपर पे था। देन वर्नेकुलर एजुकेशन शुड बी एट विलेज एंड प्राइमरी लेवल, बट एंग्लो वर्नेकुलर एट हाई स्कूल और डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड एट यूनिवर्सिटी लेवल। यानी कि इसका भी बोलना था जो प्राइमरी एजुकेशन है वो नेटिव लैंग्वेज में दिया जाए। ही स्ट्रेस्ड ऑन फीमेल एजुकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फीमेल एजुकेशन पे ये बंदे ने स्ट्रेस दिया था। इससे पहले जब इंडिया का नेटिव मास बेस एजुकेशन था, बहुत कम फीमेल ऐसी थी जो उस टाइम पढ़ती थी। देन ही गिव प्रेफरेंस टू टीचर्स एजुकेशन, इसका बोलना था अगर टीचर खुद नहीं पढ़ेंगे, उनको ही अगर कुछ चीज़ें पता नहीं होगी तो वो स्टूडेंट को क्या बोलेंगे, तो उसकी वजह से ही ऑल्सो फोकस ऑन टीचर्स एजुकेशन। देन ही सेड गवर्नमेंट शुड हैव सेकुलर अप्रोच, यहाँ पे सेकुलर अप्रोच होना चाहिए, यहाँ पे किसी भी तरीके से रिलीजियसली या फिर रिलीजियस बेस नहीं होना चाहिए। ही ऑल्सो प्रमोटेड मुस्लिम एजुकेशन, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे कंपेयर टू हिंदूज, मुस्लिम के जो कॉमन मासेस थे वो थोड़े से इलिटरेट थे, एंड दैट्स वाई वुड्स ऑल्सो फोकस्ड ऑन अ मुस्लिम एजुकेशन। देन ही ऑल्सो सेड देयर शुड बी अ सिस्टम ऑफ ग्रांटेड एड टू एनकरेज अ प्राइवेट एंटरप्राइज, यानी कि ऐसा नहीं कि ओनली गवर्नमेंट शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एजुकेशन इन इंडिया। वहाँ पे जो भी प्राइवेट एंटरप्राइज है जिनको भी एजुकेशन में आना है उनको गवर्नमेंट जो ग्रांट इन एड देती जाए, एंड थ्रू दिस सिस्टम देयर विल बी अ एक्सपांशन इन द इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ही ऑल्सो सेड देयर शुड बी एग्जीक्यूटिव एंड सुपरवाइजरी कमिटीज ऑन द एजुकेशन। उसके बाद इसी के एडवाइस पे यानी कि वुड्स डिस्पैच के रिकमेंडेशंस पे 1857 में, यानी कि जब रिवॉल्ट हुआ था इंडिया में, द ग्रेट रिवॉल्ट और द फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको अर्लियर कहा जाता था, अभी नहीं कहा जाता, अर्लियर कहा जाता था। ओके, तो 1857 में देवर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द 3 यूनिवर्सिटीज़, 3 प्रेसिडेंसीज में। कौन से? कलकत्ता कब हुआ था? वो जनवरी में एस्टेब्लिश हुआ था। देन बॉम्बे कब हुआ था? जुलाई में हुआ था, एंड मद्रास जो हुआ था सितंबर में। सो दिस 3 यूनिवर्सिटीज़ वर established, mainly these were called as presidential university। प्रेसिडेंसीज जो थी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड कलकत्ता, तो वहाँ पे उनकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। सो दिस वाज अबाउट द वुड डिस्पैच। उसके बाद इसी के पैरेलल देयर वर सम अदर डेवलपमेंट्स, तो वो देखते हैं अभी। देयर वॉज द स्टार्टिंग ऑफ द बेंथिनु स्कूल बाय बेंथिनु फॉर इंग्लिश एजुकेशन। ये कब? इंग्लिश एजुकेशन फॉर द गर्ल्स, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1849 में, फॉर द इंग्लिश एजुकेशन ऑफ द गर्ल्स। ऑल्सो बेंथिनु वॉज ऑल्सो हेड ऑफ जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन, जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि ये कमेटी क्या करती थी, मेनली जो एजुकेशन है उसमें क्या क्या रिफॉर्म चाहिए उसके लिए रिकमेंडेशन देती थी।
और इसी के बीच में इसका नाम जो था वो चेंज करके हुआ काउंसिल ऑफ एजुकेशन। जो काउंसिल ऑफ एजुकेशन थी, जो बाद में बहुत बार इसका नाम आता है, तो उसका इनिशियल नेम जो था वो था जनरल कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शंस। और ये मेनली क्या करती थी, एजुकेशन रिफॉर्म के लिए रिकमेंडेशंस देती थी। ओके, उसके बाद ओनली एग्जाम्स वर टू बी कंडक्टेड मेनली बाय यूनिवर्सिटीज़। ऐसा इस टाइम पे एक कन्वेंशन था, यूनिवर्सिटीज़ कोई भी प्रॉपर कोर्सेस नहीं करेगी, वहाँ पे मेनली एग्ज़ाम देने के लिए स्टूडेंट आएंगे, बाकी जो कोर्सेज वगैरह होंगे वो कॉलेजेस में होंगे। उसके बाद बॉम्बे, मद्रास एंड लाहौर में उस टाइम पे मेडिकल कॉलेजेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। रुड़की एंड कलकत्ता, वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। एंड पूसा, जो कि बिहार में है, पूसा बिहार में, वहाँ पे एग्रीकल्चरल कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ओके, दीज वर द 3 इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैपेंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्ट और द कमीशन, जिसका नाम है हंटर कमीशन। हंटर एजुकेशन कमीशन, ये आया था 1882-83 में, यानी कि उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल, जिसका बाद में नाम चेंज कर गया था वाइस राय, वो था लॉर्ड रिपन। सो ड्यूरिंग हिज रेन देयर वाज द एजुकेशन कमीशन। इट वाज मेनली फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, ये हायर एजुकेशन या फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए नहीं था। दिस वाज, यानी कि हंटर कमीशन वाज मेनली फॉर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। तो इसने क्या कहा, देयर शुड बी एक्सटेंशन एंड इम्प्रूवमेंट इन प्राइमरी एजुकेशन इम्पार्टेड थ्रू वर्नैकुलर लैंग्वेज। यहाँ पे भी कहा गया था कि जैसा वुड्स ने कहा था कि वर्नैकुलर एजुकेशन जो है वो लोकल लेवल पे देना चाहिए, तो सेम प्रोविजन हंटर ने भी कहा था। देन द ट्रांसफर ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन पावर टू लोकल बॉडीज़, यानी कि सेंटर है या फिर प्रोविंसेस है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली प्राइमरी एजुकेशन में ना पड़े, ये प्राइमरी एजुकेशन की पावर लोकल बॉडी को दी जाए। देन सेकेंडरी एजुकेशन जो है उसको ग्रांट्स प्रोवाइड किए जाए, एंड थ्रू दोज ग्रांट्स देयर विल बी एक्सपेंशन ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन। देन उसने कहा कि देयर शुड बी 2 स्ट्रीम्स आफ्टर सेकेंडरी, एक होगी लिटरेचर वाली, दूसरी होगी वोकेशनल वाली। जिनकी पढ़ाई अच्छी है तो उनको लिटरेचर में डाला जाए, और लिटरेचर में क्या होगा, उनको यूनिवर्सिटी में, लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन दी जाएंगी, और जिनकी पढ़ाई वीक है उनको वोकेशनल एजुकेशन में डाला जाएगा, और वो कमर्शियल कोर्सेज करेंगे और डायरेक्टली इसके बाद वो जॉब्स को लगेंगे। तो ये 2 अलग अलग स्ट्रीम्स होंगी आफ्टर द सेकेंडरी स्कूल, ऐसा हंटर कमीशन ने कहा था। उसके बाद इसने और कहा था कि ह्यूमन रिसोर्स जो है, अच्छा क्वालिटी वाला ह्यूमन रिसोर्स, उस पर फोकस करो। उसके बाद बुक्स एंड लाइब्रेरीज बनाओ स्टूडेंट के लिए, सो दैट वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे पढ़ सकें। उसके बाद देयर शुड बी इंक्रीज इन द ग्रांट्स, जो ऑलरेडी ग्रांट्स दी जाती थी एजुकेशन को, उनको इंक्रीज किया जाए, और नई ग्रांट्स स्पेशली फॉर द सेकेंडरी एजुकेशन वो दी जाए वहाँ में। देन इंग्लिश, फिजिकल एंड मोरल एजुकेशन शुड बी गिवन टू द स्टूडेंट्स, यानी कि ब्रिटेन में जो फिजिकल एजुकेशन यानी कि पीटी जिसको कहा जाता है, फिजिकल ट्रेनिंग्स, वो, एंड इंग्लिश मोरल जो ब्रिटेन वाला मोरल एजुकेशन था, वो भी इंडिया के स्टूडेंट्स को दिया जाए, ऐसा हंटर कमीशन ने कहा था। उसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, और ये जो एक्ट था दिस वाज बेस्ड ऑन द रेलिक कमीशन, जो एस्टेब्लिश हुआ था 1902 में ड्यूरिंग द लॉर्ड कर्जन फॉर एजुकेशन पर्पज। ओके, तो इसके अंदर क्या था, टू कंट्रोल, रेस्ट्रिक्ट एंड टू मेक मोर लॉयल पर्सनल्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टेड ऑफ यूनिवर्सिटी, यानी कि जो अर्लियर यूनिवर्सिटीज से रिवोल्यूशनरीज या फिर द नेशनलिस्ट पीपल जो निकल रहे थे, तो उन नेशनलिज्म को या फिर नेशनलिज्म को सप्रेस करने के लिए, फिर ख़त्म करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मोर लॉयल पर्सनल्स टू द गवर्नमेंट वो ज़्यादा से ज़्यादा निकले, तो उसके लिए स्ट्रिक्ट कंट्रोल का प्रोविज़न जो था वो इसके अंदर डाला गया था। ऑब्वियसली आपको पता है कि लॉर्ड कर्जन का टाइम जो था, उस टाइम बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, स्पेशली जो इंडिया का नेशनलिज्म है वो उस टाइम पे राइज हो रहा था, उसी टाइम पे पार्टीशन भी हुआ था। ओके, और जो पार्टीशन हुआ था वो एक्चुअल वाली 1905 में हुआ, पर पार्टीशन के जो डिस्कशंस थे वो 1902 से ही चालू हो गए थे, यानी कि रेलिक कमीशन के टाइम से ही चालू हो गए थे। यूनिवर्सिटी टू गिव मोर अटेंशन ऑन स्टडी, एजुकेशन एंड रिसर्च, और बाकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होंगी उस पर
यूनिवर्सिटीज ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे. यूनिवर्सिटी विल मेनली फोकस ऑन स्टडी, एजुकेशन एंड रिसर्च. देन ऑफिसेस इन द यूनिवर्सिटी वर रिड्यूस्ड. जो अर्लियर बहुत सारे ऑफिसेस थे वो कम किए गए. एंड गवर्नमेंट टू अपॉइंट द पर्सन्स इन द ऑफिसेस. अर्लियर क्या होता था, अदर वेज से यानी कि नॉन गवर्नमेंटल वेज से ऑफिसेस में पर्सन्स आते थे, पर लॉर्ड कर्जन का टाइम आते आते हुआ क्या, मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन जो थे वो नेशनलिस्ट चुन के आ रहे थे यहाँ पे. तो उसकी वजह से गवर्नमेंट क्या किया, जो अपॉइंटमेंट थी वो डायरेक्टली उसने अपने हाथ में ले ली. देन देयर शुड बी अ गवर्नमेंट पावर टू वेटो यूनिवर्सिटी. यानी कि वेटो यूनिवर्सिटी के जो भी रेगुलेशंस होंगे या फिर वहाँ पे कोई भी अगर सर्कुलर्स पास होते तो वो सर्कुलर को अगर गवर्नमेंट को वो मंजूर नहीं है तो गवर्नमेंट उसको वेटो कर सकती है. ऐसा ये भी प्रोविजन था. देन देयर वाज आल्सो प्रोविजन ऑफ द 5 लाख रुपीज़ फॉर 5 ईयर्स टू इम्प्रूव एजुकेशन. पर ये फिर से कभी भी रियलिटी में नहीं होता. देन देयर शुड बी स्ट्रिक्ट कंडीशन टू प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. क्यों? क्योंकि अगर प्राइवेट में अगर ज़्यादा लोग जाएंगे और गलती से भी एक आधा भी प्राइवेट अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नेशनलिस्ट निकला तो दिस विल बी द थ्रेट, डायरेक्ट थ्रेट टू द ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया. तो उसके वजह से प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है उन पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना चाहिए, ऐसा इसका मानना था. तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है ही वॉज वन ऑफ द मॉडरेट एट दैट टाइम. तो वो मॉडरेट लीडर ने क्या कहा था, इस एक्ट को रेट्रोग्रेड मेजर बोल के ये एक्ट को नाम दिया था. देन कर्जन जस्टिफाइड दिस एक्ट ऑन लाइन ऑफ इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड इफिशियंसी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया. कर्जन का बोलना था थ्रू दिस एक्ट वी आर इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड इफिशियंसी ऑफ द इंडियन एजुकेशन, ऐसा कर्जन का बोलना था. उसके बाद 1913 में एक डिक्लेरेशन हुआ था, उसमें गवर्नमेंट ने कहा था गवर्नमेंट रिफ्यूज टू टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन बट गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द पॉलिसी फॉर रिमूवल ऑफ इलिटरेसी एंड अर्ज्ड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स टू टेक नेसेसरी स्टेप्स. ऐसा गवर्नमेंट ने कहा था, पर गवर्नमेंट खुद इसमें नहीं पड़ेगी, वो गवर्नमेंट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी. उसके बाद बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स जो थे वो एजुकेशन सिस्टम में आना चालू है. स्पेशली उनमें टॉप पे थे गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा. सयाजीराव गायकवाड़ नाम के वहाँ पे किंग थे बड़ौदा के. ओके, इन 1906 ही इंट्रोड्यूस्ड कंपल्सरी एजुकेशन इन देयर प्रिंसली स्टेट. प्रिंसली स्टेट में इंडिपेंडेंटली अभी फिलंथ्रोपिक वर्क के थ्रू एजुकेशन की डेवलपमेंट होना चालू हो चुका था. उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन कब आया था, 1917 टू 1919. यानी कि जो वहाँ पे एक 1919 का अपना एक्ट भी आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. तो इसके अंडर क्या कहा गया था, इनिशियली दिस वॉज द कमीशन विच वॉज सेटेड अप ओनली फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ द कलकत्ता. इनिशियली ओनली टू सॉल्व द इश्यूज ऑफ द कलकत्ता यूनिवर्सिटी. स्पेशली ऐसे इश्यूज जो रेलिक कमीशन के बाद वहाँ पे आना चालू हो गया था, यानी कि स्पेशली स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द यूनिवर्सिटी. तो उनको सॉल्व करने के लिए ये सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन बिठाई गई थी. बट इन लेटर फेज दिस रिकमेंडेशंस अप्लाइड टू ऑल अदर यूनिवर्सिटीज़. जितने भी अदर यूनिवर्सिटीज़ है उनके लिए कंडीशन जो थी वो अप्लाई करना वहाँ पे चालू हो चुका था. देन सैडलर कमीशन ने कहा था कि देयर शुड बी इंक्रीज इन द फीमेल एजुकेशन, जैसा कि वुड्स ने भी कहा था देयर शुड बी इंक्रीज. देन फोकस ऑन टीचर्स ट्रेनिंग, सेम वुड्स का भी बोलना था. देन स्कूल कोर्स देयर शुड बी एटलीस्ट ऑफ द 12 ईयर्स ऑफ द टाइम पीरियड. यानी कि अगर कोई बंदा 6th ईयर में जाता है तो उसके 12 साल बाद ही वो टोटल एजुकेशन प्रोसेस से गुजर के बाहर निकलेगा. और बहुत साल तक ये 12 ईयर का जो प्रोविज़न है ये प्रोविज़न इंडिया में एग्जिस्टेड था, जो कि सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन ने उस टाइम दिया हुआ था. देन द रिजिडिटी इन द यूनिवर्सिटी रेगुलेशन शुड बी रिड्यूस्ड. जो रिजिडिटी यूनिवर्सिटी एक्ट जो था हमारा, हमने देखा था 1904 वाला एक्ट, तो उसके थ्रू जो रिजिडिटी लाई थी गवर्नमेंट ने इन यूनिवर्सिटी रेगुलेशंस, तो उनको रिड्यूस किया जाए, ऐसा इसका बोलना था. देयर शुड बी सेंट्रलाइज्ड टीचिंग इन यूनिवर्सिटी बट टीचिंग शुड बी द ऑटोनॉमस थ्रू ऑटोनॉमस बॉडीज. यानी कि टीचर जो है उनका एजुकेशन या फिर टीचिंग जो तरीका होगा या फिर उसका सिलेबस होगा वो सेंट्रलाइज ही होना चाहिए. पर जब वो बात जाएगी टीचर्स पे यानी कि यूनिवर्सिटी लेवल पे या फिर कॉलेज लेवल पे, तो वहाँ पे
देयर शुड बी अ एटोनॉमी फॉर द टीचिंग एंड देयर शुड बी अ टीचिंग एटोनॉमस बॉडीज, वो बॉडीज डायरेक्टली तैयार की जाए वहाँ पे, ऐसा कहना था सैडलर का। उसके बाद बट ड्यू टू मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, गवर्नमेंट स्टॉप्ड concerning and taking care of education in India, and also the grant for education since 1902 were stopped। लॉर्ड चेम्सफोर्ड एंड मॉन्टेग्यू, इन दोनों का जो एक्ट है 1919 का, तो उसके अंदर एजुकेशन के लिए ज़्यादा कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं, ऐसा कहा गया था, और उसकी वजह से गवर्नमेंट ने डायरेक्टली जो भी एफर्ट्स थे जो एजुकेशन इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ले रही थी वो सब एफर्ट्स स्टॉप कर दिए। इवन जो ग्रांट्स यूनिवर्सिटीज़ को आती थी या फिर एजुकेशन को आती थी, तो ग्रांट्स जितनी भी थी उनको भी स्टॉप किया गया। बट ड्यू टू फिलांथ्रोपिक वर्क द एजुकेशन वर्क सर्वाइव्ड इन इंडिया। इसके बाद गवर्नमेंट ने डायरेक्टली कभी भी एजुकेशन में इंटरफेयर करने का प्रयास नहीं किया था। उसके बाद आते हैं हर्टॉन्ग कमेटी, कब 1929 में। इसका बोलना क्या था, देयर शुड बी इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही थी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे थे, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट को भी कुछ लोग उनके फेवर में चाहिए थे, और अगर जितने ज़्यादा लोग स्कूल एंड कॉलेजेस में आए उतने ज़्यादा उनको गवर्नमेंट के तरफ से परस्यू करने के लिए आसानी होती है। देन ही ऑल्सो सेड देयर शुड बी एम्फोसिस ऑन द प्राइमरी एजुकेशन बट नो कंपल्सरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन तो चाहिए बट कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन नहीं चाहिए, ऐसा इसका बोलना था। ओनली डिजर्विंग स्टूडेंट शुड गो टू हाई स्कूल्स। देन ओवरऑल द एजुकेशन जिसमें भी स्टूडेंट रहेंगे दे शुड बी डाइवर्टेड टू वोकेशनल एजुकेशनल कोर्सेस। ये एक्चुअल वर्ड की जगह अप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो होगा अदर स्टूडेंट। अदर स्टूडेंट जो भी रहेंगे दो स्टूडेंट शुड बी डाइवर्टेड टू वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेस, यानी कि वो जल्दी से जल्दी जॉब में लग के अर्निंग चालू कर सके। और जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट है वो ये सिर्फ हाई स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज़ में जानी चाहिए, ऐसा इसका बोलना था। देन देयर शुड बी इंक्रीज इन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज़। यूनिवर्सिटीज़ में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी इंक्रीज होना चाहिए। देयर शुड बी रेस्ट्रिक्शंस ऑन यूनिवर्सिटी एडमिशंस, यानी कि ओनली डिजर्विंग कैंडिडेट जो है उनको एडमिशन मिलना चाहिए, कोई भी वहाँ पे नहीं आना चाहिए। दैट्स वाई देयर शुड बी रेस्ट्रिक्शंस ऑन द यूनिवर्सिटी एडमिशंस, ऐसा हर्टंग का बोलना था। उसके बाद आते हैं इंडिया के पहले इंडिजिनियस स्कीम जिसका नाम है वर्धा स्कीम ऑन बेसिक एजुकेशन। कब हुआ था ये? 1937, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट अराउंड 11 प्रोविंसेस में आ चुकी थी उस टाइम पे। दिस स्कीम वॉज फॉर्मुलेटेड बाय जाकिर हुसैन। लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज, ऐसा इस स्कीम का नाम था। इसमें क्या था? द स्कीम वॉज द गल्फ बिटवीन द एजुकेशन एंड कॉमन पीपल। जनरली कॉमन पीपल को लगता था कि एजुकेशन बहुत सुपरफिशियल थिंग है उस टाइम पे, सो वर्धा कमेटी वांटेड टू बी गल्फ बिटवीन द बोथ थिंग्स। सो इसमें मेनली क्या था? थ्रू एक्टिविटीज़ लर्निंग कैसी हुई थी? बेसिक हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग जो है वहाँ पे दी जाती थी अलॉन्ग विद द एजुकेशन। बेसिक हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग, जो भी हैंडीक्राफ्ट था उस टाइम पे उसकी ट्रेनिंग दी जाती थी। देन फर्स्ट 7 years देयर शुड बी फ्री एंड कंपल्सरी नेशन वाइड एजुकेशन, ऐसा वर्धा स्कीम का बोलना था। इससे पहले क्या बोले थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पर वर्धा स्कीम ने क्या बोला था कि देयर शुड बी फ्री एंड कंपल्सरी नेशन वाइड एजुकेशन। ओके, कब तक? फॉर द फर्स्ट 7 years, उसके बाद नहीं, ओनली फॉर द फर्स्ट 7 years। उसके बाद और क्या कहा था इसने? और कहा था कि टीचिंग शुड बी इन हिंदी फ्रॉम क्लास 2 टू क्लास 7। क्लास 7 तक, क्लास 2 से जो भी टीचिंग होगी वो हिंदी में दी जाएगी। वॉज प्रोविजन अलॉन्ग विथ एजुकेशन इन द इंग्लिश लैंग्वेज आफ्टर क्लास 8। जो भी क्लास 8 होगा, यानी कि क्लास 8 से जो भी ऊपर अप टू द यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो कुछ भी होगा वो सब इंग्लिश में होगा, बट टिल द 7th क्लास जो टीचिंग होगी इट शुड बी ओनली इन हिंदी।
बट अगेन फेल्यूर इन एजुकेशन प्रोग्रेस ड्यू टू सेकंड वर्ल्ड वॉर। इसके बाद तो सेकंड वर्ल्ड वॉर ही चल गया, उसके वजह से फिर से एजुकेशन का फोकस हट चुका था। उसके बाद ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर देयर वाज अ न्यू प्लान जिसका नाम था सार्जेंट प्लान। इसके अंदर प्रॉपर थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे प्लानिंग की गई थी। इसमें क्या गया था, प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है वो स्टार्ट होना चाहिए फ्रॉम 3 to 6 ईयर्स। देन देयर शुड बी एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम 6 to 11 ईयर्स। देन देयर शुड बी हाई स्कूल एजुकेशन फ्रॉम 11 to 17 ईयर। और इसके बाद भी अगर पढ़ना है तो देयर शुड बी अ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। और जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन होगा वो कितने टाइम का होगा, 3 ईयर्स का होगा। यानी कि ऑन द 20th ईयर ऑफ एनी इंडिविजुअल इन इंडिया स्पेशली मेंस, तो वो एजुकेशन के टोटल प्रोसेस से बाहर निकलने चाहिए और सोसाइटी में आइदर उन्होंने जॉब एडॉप्ट करना चाहिए, जॉब लेना चाहिए, फिर उनका खुद का बिजनेस डालना चाहिए। सो दिस वाज बेसिक पर्पस बिहाइंड दिस। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये जो पीरियड है, ये पीरियड में ब्रिटिश जो थे वो बहुत बुरी तरीके से पीछे हटने चालू हो गए थे। यानी कि ब्रिटिशर्स स्टार्टेड लूजिंग देयर पावर इन द वर्ल्ड। ओके, देन ये बंदे ने कहा था देयर शुड बी एडिक्वेट कमर्शियल, टेक्नोलॉजिकल एंड आर्ट एजुकेशन। कौन सा कमर्शियल एजुकेशन भी होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल एंड आर्ट एजुकेशन। देन ही ऑल्सो सेड एबोलिशन ऑफ द इंटरमीडिएटर्स एजुकेशन। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अभी किसी को यूनिवर्सिटी में जाना है तो उसको बीच में जो जनरली अभी के टाइम पे 11th 12th होता है वो नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली स्कूल से वो यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। एंड दिस वाज द प्रोविजन ऑफ द एबोलिशन ऑफ द इंटरमीडिएट एजुकेशन। देन लिक्विडेशन ऑफ द अडल्ट लिटरेसी एट 20th ईयर ऑफ एज, जो हमने यहाँ पे देखा था। देन फोकस ऑन टीचर्स ट्रेनिंग। सबने ये बहुत सारे जो भी 99% कमिटीज थी उन्होंने यही फोकस किया था। ऑल्सो फोकस ऑन द मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग द एजुकेशन प्रोसेस। सबसे इम्पोर्टेंट और नई चीज़ जो इससे पहले कभी भी इतनी डीप लेवल पे किसी ने सोचा नहीं था, वो चीज़ सार्जेंट प्लान में फॉर द फर्स्ट टाइम आई थी यहाँ पे। देन ली कमीशन। ली कमीशन जो है वो इसी के बाद आया था। तो वहाँ के जो ली नाम का जो बंदा था उसने क्या कहा था, एजुकेशन प्रोसेस शुड बी इन वर्निकुलर लैंग्वेज। ओके, यानी कि ये बंदा भी काइंड ऑफ ओरिएंटल था जो इंडिया की वर्निकुलर लैंग्वेज को रिस्पेक्ट देता था। देन देयर शुड बी ग्रांटिंग सिस्टम इन एजुकेशन। यानी कि जो ग्रांटिंग सिस्टम 1919 के बाद स्टॉप हो चुका था तो उसको फिर से रिवाइव करने के लिए बंदे ने बोला था। उसके बाद बीच में आता है राधा कृष्णा कमीशन। उसका टाइम पीरियड है 1948 to 1949। इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, नाम याद रखो सिर्फ। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कोठारी कमीशन, जिसको हम आज भी फॉलो करते हैं। टाइम पीरियड 1964 to 1966। ही वॉज असिस्टेड बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ही प्रपोर्टेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स। ये अभी हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। देन ही प्रपोज 3 लैंग्वेज फार्मूला, मदर टंग, हिंदी एंड इंग्लिश। 3 लैंग्वेज फार्मूला। इसमें भी 3 लैंग्वेजेस अलाउ तो है पर हिंदी के लिए मेनली डिस्प्यूट है इन साउथ स्टेट्स। ओके, उनके लिए वहाँ पे हिंदी के लिए डिस्प्यूट है। देन कोठारी ऑल्सो सेड 6% ऑफ द GDP शुड बी एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन, जो अभी तक नहीं हुआ है। देन ट्रेनिंग एंड क्वालिटी टीचिंग ये होनी चाहिए, ऐसा कोठारी कमीशन ने कहा था। देन ही ऑल्सो सेड देयर शुड बी डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन फॉर एग्री एंड इंडस्ट्री। यानी कि सेक्टर स्पेसिफिक, एग्री को हम प्राइमरी में कहते हैं एंड इंडस्ट्री में हम सेकेंडरी सेक्टर में कहते हैं उसको। तो ये दोनों भी जो मेन इंपॉर्टेंट ड्राइवर है इकोनॉमी के, तो उनके लिए प्रॉपर टारगेटेड एजुकेशन होना चाहिए, ऐसा कोठारी कमीशन का बोलना था। सो आज के लिए इतना ही। हमने आज के टाइम पे देखा टोटल एजुकेशन का इवोल्यूशन कैसा हुआ था एंड आई होप आपको ये समझ में आएगा। इसके बाद का पोर्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।